Good evening, Namaste, Ram Ram. I, Dr. Jasmine, welcome you all in the 17th episode of Arogya Vichara organized by Shri Babu Singh Jai Singh, PG Ayurvedic Medical College, Farokhabad. आज 4 फरवरी को दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 4 फरवरी 2000 को पेरिस से हुई। इसकी स्थापना यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने की। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को कैंसर से रिलेटेड रीजंस प्लस उसके बारे में नॉलेज और सही ट्रीटमेंट की जानकारी दी जाए। माना कि इसके पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। इस दिन बहुत सारे वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसे हम अभियान के तौर पे भी कह सकते हैं, वो चलाए जाते हैं इस दिन पे। पिछली अगर प्रीवियस साल की रिपोर्ट देखी जाए तो टोटल 76 यानी कि 76 लाख लोगों का कैंसर के केस दर्ज किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर रिपोर्ट 2023 के अनुसार टोटल 14,96,972 केस सिर्फ इंडिया के थे। तो हर एक दिवस को मनाने का, जैसे हम वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं, हर डे को मनाने के पीछे एक मोटिव होता है। तो इसी तरह इसका भी एक मोटिव है कि पूरी अवेयरनेस हम लोगों तक पहुंचाएं। इसका मेन जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि इस कैंसर से रिलेटेड जो भी होने वाली बीमारियां हैं प्लस मृत्यु दर जो होती है कैंसर के कारण, उसको बहुत मात्रा तक कम किया जाए। विश्व कैंसर दिवस को मनाने के लिए हर साल एक थीम रखी जाती है। इस साल 2025 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इस थीम को रखने का उद्देश्य ये है कि यह कैंसर सिर्फ इलाज से नहीं, लोगों के साथ से जीतने वाली एक लड़ाई है और जिसे हमें जड़ से खत्म करना है। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर राम नरेश सिंह सर, जो कि हमारे श्री बाबू सिंह जय सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र में एसोसिएट प्रोफेसर है। तो आइए आज हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे कैंसर के बारे में। वेलकम सर। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कैंसर क्या है? कैंसर मीन्स उसको हम लोग आयुर्वेद और अर्बुद बोलते हैं। कैंसर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करते हैं और उसमें ऐसा एक डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जिसमें सेल जो होते हैं प्रोलिफरेट होते हैं और बहुत तेजी से, बहुत फास्ट वो ग्रो करते हैं, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे सेल्स जो होते हैं, बॉडी के जो सेल होते हैं, वो नया सेल बनता रहता है और ओल्ड सेल जो होता है डेथ होता है, डेथ होने के बाद से वहां पे नया सेल जनरेट होता है। लेकिन कैंसर के कंडीशन में क्या होता है, ट्यूमर के कंडीशन में, कि जो सेल डेड होता है, जो मरा हुआ सेल होता है, वो वहां से जा नहीं पाता है और वहां वो एक लाइपोमा टाइप्स का ग्रोथ उत्पन्न करता है, जिसको हम बेनाइन ट्यूमर या कैंसर बोलते हैं। कैंसर जो है कब हम बोल सकते हैं, जैसे अगर प्राइमरी स्टेज में है, वो ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है, मतलब कि वो एक ही जगह पे ओरिजिन है उसका, वहां से वो दूसरे जगह फैल नहीं रहा है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है उसको, तो उसको हम कैंसर नहीं बोल सकते हैं, उसको बेनाइन ट्यूमर बोल सकते हैं। और वो मेटास्टेसिस के थ्रू अगर एक जगह से दूसरे जगह वो फैल रहा है, दूसरे जगह जा रहा है, बाई ब्लड सर्कुलेशन या लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू अगर जा करके दूसरे जगह वो सेम सेल्स को ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद जो वहां पे जो हेल्दी टिश्यू है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है और वहां से फिर से फैल करके वो ग्रोथ करता है और दूसरे हेल्दी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो दोनों ही खतरनाक होते हैं कैंसर, या कुछ इनमें डिफरेंस रहता है? हाँ, डिफरेंस है। देखिए, अगर ये बेनाइन ट्यूमर है, अगर ब्रेन में बनता है, उसका लोकेशन के अनुसार डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पे है, हमारी बॉडी के किस सेल पे है, किस टिश्यू पे है, किस आर्गन पे है। अगर कोई भी ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर ही हो, जो ब्रेन में बनता हो, तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो ब्रेन ट्यूमर आजकल हम लोग बोलते हैं, मैक्सिमम मिल रहा है, ब्रेन ट्यूमर का केस मैक्सिमम मिल रहा है। कुछ जो ट्यूमर होते हैं जो
बेनाइन स्टेज में, हमारे मतलब कि प्राइमरी स्टेज पे जहाँ पे वो बना है वहां से दूसरा जगह वो नहीं गया है, तो उसको वो बहुत डेंजर नहीं होता है। उसको हम प्राइमरी स्टेज पे उसको हम अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करके अगर उसका चिकित्सा कर दें, उसका ट्रीटमेंट कर सर्जरी से उसको निकाल लें, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो बॉडी में ऐसे ही बना रहा, कुछ दिनों तक बना रहा, फिर से उसका सर्कुलेट होता रहा लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू, और वो जो बेनाइन ट्यूमर है, एक हम लोग में एक प्रोसेस होता है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस में क्या होता है कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो एक चैनल के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू या लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके और वहां के जो टिश्यू होते हैं उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और फिर से वहां पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करता है, उसको हम कैंसर बोलते हैं। वो जो होता है मेटास्टेसिस के बाद जो सेल्स बनता है, अनकंट्रोल्ड जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कैंसर बोलते हैं। ओके सर। सर जैसे डेली की लाइफ में हम देखें, डेली नए सेल बनते हैं, है ना, डेली नए सेल बन के बाद में डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, लेकिन इसमें आपने बताया कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, तो इसके पीछे कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो या ऐसे कौन से रीजन होंगे? खान पीन हमारा गलत है, क्या रीजन है कि कैंसर की ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं आजकल? काजेज ऑफ कैंसर, ये मैडम इसमें क्या रहता है कि इसका इटियोलॉजी बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के इसका निदान है जिससे कैंसर उत्पन्न होता है, जिसमें हमारा सबसे पहले जेनेटिक्स जो होता है, जिसमें जीन म्यूटेशन होता है। और जीन म्यूटेशन होने का कारण क्या है, जीन में जैसे क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं तो म्यूटेट कर जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है कि हमारे जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, जैसे कैसे हमको खान पान करना चाहिए कि अनहेल्दी हम लोग खान पान कर रहे हैं, अनहेल्दी व्यायाम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो है हमारा मल्टीपल जो है फैक्टर्स जो होता है वो इफेक्ट डाल रहा है, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। जो आजकल आप देख रही हैं पीसीओडी के केसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये सब जितना भी हार्मोन्स है या एजिंग, अगर ओल्ड एज होते हैं तो उसमें कैंसर की चांस सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा जो है आपका एयर पोल्यूशन है, आप पोल्यूशन में देख रही हैं डिफरेंट प्रकार के गैसेस जो होता है, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, घूम रहे हैं सब, जिसके कारण जो है हम उसको इनहेल करते हैं। या सन रेज है, अल्ट्रावायलेट रे जो है, जिसके कारण जो है हमारा स्किन कैंसर मैक्सिमम होता है। इसके अलावा जो है हमारा इन्फेक्शंस है, डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस है, और उस इन्फेक्शन के कारण जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हमारा होता है जिसमें कैंसर होने की चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे जो कई ठो कॉजेटिव फैक्टर हैं। और इसके साथ साथ जो है स्मोकिंग है। आजकल के डेट में जितने युवा लोग हैं, मैक्सिमम युवा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग जो है एक मेन फैक्टर है। ओबेज या ओवरवेट जो होता है वो भी एक हमारे कैंसर का कॉजेटिव फैक्टर है। नॉट हेल्दी डाइट, हम लोग जितना भी खा रहे हैं आजकल के मार्केट में, जो भी खान पान की चीजें हैं उसमें मिलावट है, जो नेचुरल चीज हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स को खाने के बाद से जो है कैंसर सेल्स को उत्पन्न कर रहा है, और जिससे कैंसर होने का चांस जो है बढ़ जा रहा है। उसके बाद से ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल आजकल बहुत मिल रहा है। कहीं पर भी देखिए मैक्सिमम लोग ड्रिंकर हो गए हैं। उसके अलावा जो है हार्मफुल केमिकल्स है, अगर कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां से कोई केमिकल्स का सिक्रेशन होता है जो हार्मफुल हो, जिसके कारण कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, उसका रिस्क फैक्टर हो जाता है। और इस प्रकार से बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे कैंसर को उत्पन्न करते हैं। सर सारे कैंसर एक तरह के होते हैं या फिर इसकी भी अलग अलग टाइप्स हैं?
कैंसर का जो टाइप्स हैं ये लगभग 100 से ज्यादा प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको कार्सिनोमा, सार्कोमा, लेक्यूमिया जैसे ब्लड कैंसर जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा जो है आपको लिम्फोमा जिसमें टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का जो है सेल्स जो होता है उसमें कैंसर होता है। मल्टीपल माइलोमा जो होता है, मल्टीपल माइलोमा, उसके अलावा मिलेनोमा जो आपको स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा मिलता है, स्किन कैंसर भी सबसे ज़्यादा मिल रहा है। और जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स ट्यूमर कैंसर उसमें भी रहता है। तो इसमें ब्रेन में रहता है अगर कैंसर तो वहाँ पे डिफरेंट प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसमें आपको एस्ट्रियोसाइटिक्स ट्यूमर मिलता है। उसके बाद से अदर भी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है जो पर्टिकुलर ऑर्गन पे है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, पेंक्रियाटिक कैंसर हो गया, प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, किडनी कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है। उसके बाद से आपको सर्वाइकल कैंसर जो है सबसे ज्यादा मिल रहा है आजकल, बाइल डक्ट कैंसर है, रिनल डक्ट कैंसर है, किडनी में कैंसर है, इसके टंग्स कैंसर है, माउथ कैंसर है। इसके अलावा बहुत प्रकार के जो कैंसर जो है। सर इसके कुछ लक्षण होते होंगे कि हमें पता चल जाए कि अभी हमें कैंसर होने वाला है, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक लक्षण है? हाँ, इसका लक्षण जैसे जो जिस ऑर्गन पे है उस ऑर्गन के साथ साथ वहाँ पे स्पेसिफिक लक्षण मिलता है, लेकिन जनरलाइज लक्षण जो है, जो जनरलाइज लक्षण है कैंसर का, उसमें जो है आपको सबसे पहले थकान, हमेशा जो कैंसर का मरीज है उसको थकान महसूस होगा, हमेशा टायर्डनेस, हमेशा बोलेगा कि मैं टायर्ड हूं, लंप रहेगा, मास जो लंप रहता है। उसके अलावा वेट लॉस उसको होगा, समटाइम्स वेट इंक्रीज भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में कैंसर का जो केस है उसमें वेट लॉस होता है, लेकिन कुछ में वेट इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा जो है रेडनेस या डार्कनिंग ऑफ स्किन, चेंज इन बॉवेल्स और ब्लडर्स, अगर ब्लडर पे है तो वहां पे ब्लडर का जो भी सिम्टम्स वहां मिलेगा तो वो सब आपको यूटीआई के जो लक्षण रहेगा उसमें मिलेगा। इसके अलावा जो है डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, अगर खाना खा रहे हैं, स्वॉलोइंग कर रहे हैं तो उसमें डिफिकल्टी रहेगा। नाजिया वोमिटिंग, उसको उल्टी जैसा हमेशा लगा रहेगा, और उसको हॉर्सनेस, उसका आवाज जो है हॉर्सनेस हो जाएगा। जैसे समटाइम्स ये थायराइड ग्लैंड्स है, अगर उसमें ट्यूमर हो रहा है या कैंसर है तो उसमें आवाज टोटली चेंज होने लगता है, धीरे धीरे हॉर्सनेस उसको आवाज हो जाती है। उसके बाद से फीवर रहेगा, फीवर उसको इवनिंग टाइम में फीवर रहेगा जैसे। उसके बाद से स्वेटिंग इन नाइट, स्वेटिंग जो है शाम के टाइम में, नाइट में पसीना आएगा। इसके अलावा जो है ब्लीडिंग ड्यूरिंग ब्रशिंग, अगर माउथ कैंसर है तो उसमें क्या होता है कि जब हम ब्रश करते हैं तो उसमें गम जो होते हैं वहां से ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, ब्लीडिंग होता है। तो इस प्रकार के जो है लक्षण जो है, सिम्टम जो है मिलते हैं। ये जनरलाइज लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं जहाँ पे जो ऑर्गन है, जिस टिश्यू में है, वहाँ का वो स्पेसिफिक लक्षण शो करता है। ओके सर। सर एक मेरा ये क्वेश्चन है कि नॉर्मली भी जैसे मैंने पहले पूछा कि हर सेल जो है नया बनता है और वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, इसमें एबनॉर्मल सेल होता है, तो वो एबनॉर्मल सेल अगर वहाँ पे बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे क्या चेंजेस होती है? ऐसे फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस है? हाँ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है कि जो नया जो सेल बन रहा है, बनने के बाद से डेड होता है, डेड होके सेल बनाता है। अगर सेल फिर से जो डेड सेल है वो वहां से नहीं जा रहा है, तो वहां पे जो भी उसके सराउंडिंग जो टिश्यू होते हैं उसको ये क्या करता है कि डिस्ट्रॉय करता है, और डिस्ट्रॉय करके और वहां के जो सराउंडिंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, तो वहां के जो लक्षण है वो सिम्टोमेटिक लक्षण आपको मिलता है। ओके सर।
तो हमें सर कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर ही है? जैसे थकान आपने बोला, तो थकान तो अनीमिया वाले पेशेंट में भी रहती है। अनीमिया वाला पेशेंट भी हर टाइम बोलता है कि मुझे थकावट हो गई, सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम उसकी सांस फूलती है। तो ऐसे क्या इन्वेस्टिगेशन हमें जांच करवाना पड़ेगा कि हमें पता चले कि ये कैंसर ही है? हाँ, इन्वेस्टिगेशन जो है, जिसमें आपने बोला कि एनीमिया के केस है, तो उसमें भी थकान रहता है, लेकिन मैक्सिमम एनीमिया का केस है जिसको अनडायग्नोस्ड है, तो उसमें अगर हम देख रहे हैं तो कैंसर का भी मरीज मिलते हैं जिसमें ये सब लक्षण रहता है। इसके अलावा जो आप इन्वेस्टिगेशन जो पूछी है, इन्वेस्टिगेशन में मैडम हम जो है जनरली 3-4 प्रकार के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें आपको ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको लैब टेस्ट भी बोलते हैं, या इमेजिंग टेस्ट और बायोप्सी। तो ब्लड टेस्ट में या लैब टेस्ट में हम क्या करते हैं, उसको एक सीबीसी करा लेते हैं। सीबीसी देख लेते हैं अगर उसमें टोटल काउंट वगैरह बढ़ा हुआ है, टीएलसी जो रहता है, या डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो ल्यूकेमिया के केस में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, तो वो 40 या 45 या 50 तक जाता है। तो उसको हम ब्लड कैंसर उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा जो है आपको ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं। ब्लड का जो केमिस्ट्री होता है उसको हम देखते हैं ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट में कि क्या क्या है उसमें। उसके अलावा जो है आपको ट्यूमर मार्कर टेस्ट होता है जो लैब टेस्ट से हम करते हैं। और इसके बाद इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग में क्या रहता है कि आपको एक्सरे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें मेमोग्राफी वगैरह हम करते हैं, एक्सरे करते हैं, एक्सरे मेमोग्राफी, जिससे उसको टिश्यू जो होता है उसको फाइंडिंग हो जाता है। उसके अलावा आप जो है सीटी स्कैन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड है, पीईटी है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, तो इसको भी करते हैं। एमआरआई स्कैन वो भी करते हैं जो सेलुलर लेवल पे वो काम करता है। इसके अलावा जो है आपको बोन स्कैन, बोन का भी स्कैन भी करते हैं, जैसे बोन कैंसर है तो उसमें वो सब करते हैं। और बायोप्सी थर्ड जो होता है, तीसरा जो पॉइंट इसमें रहता है बायोप्सी का। तो बायोप्सी में हम क्या करते हैं कि कोई सेल जो होता है जहाँ पे टारगेट सेल है वहाँ से हम बायोप्सी के लिए वहाँ से सेल लेते हैं और उसको हम इन्वेस्टिगेशन के बायोप्सी करने के लिए उसको भेज देते हैं। इसमें क्या है बायोप्सी में कि नीडल बायोप्सी होता है, जैसे नीडल डाल करके और उससे हम बायोप्सी लें, जैसे एफएनएसी होता है, फाइन नीडल एस्पिरेटरी साइटोलॉजी जो होता है वो एफएनएसी एफएनएबी करते हैं। तो आपको नीडल बायोप्सी होता है। इंडोस्कोपिक बायोप्सी जो होता है, जैसे इंडोस्कोपी करते हैं, स्टमक का कैंसर है उसमें अपर जीआई इंडोस्कोपी से हम देखेंगे, या आपको थ्रोट में कैंसर है तो उससे भी उसको हम देखेंगे। इसोफेगस में कैंसर है जो मैक्सिमम मिलता है, या आपको सिग्मोइडो कोलोनोस्कोपी करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि सिकम में या आपको कोलन में कहीं पर ग्रोथ या कैंसर है, तो उससे हम क्या करते हैं कि वहाँ से बायोप्सी टिश्यू निकालते हैं। थर्ड जो होता है सर्जिकल बायोप्सी जो होता है। सर्जिकल बायोप्सी में क्या करते हैं, इसमें कि जो भी टिश्यू होता है जहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि वहाँ से टिश्यू को कट करते हैं, कट करके तब उसको हम बायोप्सी के लिए सेंड कर देते हैं। ये 3-4 प्रकार के जो है जांच स्पेसिफिक होता है कैंसर। सर सीबीसी में हमें पता चला कि डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम उसे कैंसर बोल सकते हैं कि हाँ कैंसर उसको हो सकता है। ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमें पता चलेगा कि ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ऐसा कोई स्पेसिफिक है? हाँ, स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक ऑर्गन है इसको मल्टीपल से है। जैसे मैंने अभी बोला आपको मेमोग्राफी करते हैं, ब्रेस्ट का अगर कैंसर हमको सस्पेक्ट हो रहा है, कोई मास हेल्ड हो रहा है और वो मास जो है ग्रो कर रहा है, कोई भी फाइब्रोएडिनोसिस है, तो अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेमोग्राफी करते हैं जो स्पेसिफिक होता है। उसके बाद से एफएनएसी करते हैं, वो भी स्पेसिफिक होता है। जो एफएनएसी बायोप्सी जो टेस्ट होता है वो करते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ता है तो सीटी वगैरह करते हैं, एमआरआई करते हैं, पीईटी है। ओके।
सर, ये सब थैंक यू सर। इन्वेस्टिगेशन रहता है। इसका ट्रीटमेंट के बारे में बताइए और पहले प्रिवेंशन के बारे में कि लोगों को कैसे पता चले कि ये चीजें हो सकती हैं। ये तो हमें लक्षण से पता चल गया, लेकिन इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है? ऐसे कौन से बचाव हमें करने चाहिए? जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण होता है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है इसलिए ऐसा होता है, तो ऐसे कौन से हमें मेजर्स करने चाहिए कि हमें कैंसर ना हो? हाँ देखिए, प्रिवेंशन जो बोली है, प्रिवेंशन ये इतना अच्छा शब्द है कि प्रिवेंशन जैसे बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो भी हम प्रिवेंशन अगर कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, तो क्योर से 100 गुना अच्छा है। तो इसमें क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए? जो इसके जो कॉजेटिव फैक्टर है उसको हमको अपनाना नहीं है। जैसे स्मोकिंग है, अगर हम स्मोकिंग नहीं करेंगे तो हमको जनरली लंग्स कैंसर जो है न के बराबर होने का चांस रहता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपको डिफरेंट प्रकार के फूड्स, जो ताजा सब्जियां हैं उसको लें। फ्रूट्स जो है, ताजा फ्रूट्स आ रहे हैं उसको हम यूज करें। इसके अलावा अवॉइड टोबैको चेविंग, जो तंबाकू लोग खाते हैं उसमें कैंसर होने का पहले फोटो उसमें दिखा देता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, तो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। और लिमिट है। अल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, नहीं मान रहा है, तो उसको एक लिमिट में उसको दिया जाए जिससे कि कैंसर उत्पन्न ना हो। इसके अलावा जो है प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। अगर बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रे है तो वहां से हमको क्या करना चाहिए कि उससे प्रोटेक्शन करना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स का स्किन क्रीम आ रहा है जिसको हम अप्लाई करके अपना वर्क काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सर एक बात, जैसे आपने बोला कि सनलाइट से प्रोटेक्शन, तो हमें तो विटामिन डी लेना होता है ना। हम कहते हैं कि आप जाओ धूप में जाओ, विटामिन डी मिलेगा। तो कितनी सनलाइट लेनी चाहिए? देखिए, विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के अर्ली जो प्रकाश आता है उसमें विटामिन डी अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटेंसिटी बढ़ता है तो वो हार्मफुल होता है। मॉर्निंग जो होता है, सनबाथ करते हैं, हम बोलते हैं कि सनबाथ कर रहे हैं, तो सनबाथ जब तक करते हैं कि वो हमारे बॉडी को बर्न न करे तो सनबाथ है। अगर उससे हमको बर्न होने लगे, माने कॉम्प्लिकेशन आने लगे, उससे कैंसर होने का चांस रहता है। तो उसमें इस कंडीशन में वैसे उससे बचाव करना चाहिए। सर और इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी? इसमें मैडम ट्रीटमेंट जो होता है जनरली 3 प्रकार के इसमें ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। जनरली जो 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होता है, एक सर्जरी होता है, एक केमोथेरेपी होता है, और थर्ड वन है रेडियोथेरेपी। क्योंकि इसका अगर प्राइमरी स्टेज में हम चिकित्सा करते हैं, प्राइमरी स्टेज में प्राइमरी स्टेज में तो पता ही नहीं चल पाता है, लेकिन सेकेंडरी स्टेज में अगर हम इसका ट्रीटमेंट कर लिए, सर्जरी कर लिए, तो इसको हम मतलब कि कैंसर को रोक सकते हैं। लेकिन अगर ये फैल गया, टर्शियरी स्टेज में चला गया, 4th स्टेज में चला गया, तो 4th स्टेज में तो पेशेंट कैंसर जो होता है पेशेंट को ले ही लेता है, उसमें पेशेंट जो होता है बचता नहीं है। लेकिन सेकेंडरी स्टेज में, इवन प्राइमरी स्टेज में अगर पता चल जाता है, लोगों को अवेयरनेस अगर ऐसा रहता है, अगर जानते हैं या और सभी देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो आर्टिकल्स आता है उसमें भी बताया जाता है कि प्राइमरी स्टेज क्या है, सेकेंडरी स्टेज क्या है। तो उसमें अगर हम चिकित्सा करते हैं, सर्जरी करा लेते हैं या रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी, जो भी पता चल जाता है, तो उसमें आदमी का लाइफ जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, टोटली तो खत्म नहीं हो सकता, अगर सर्जरी होता है तो खत्म हो सकता है, लेकिन केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से क्या करते हैं कि हम उसको कैंसर सेल को बर्न करते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बर्न करते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हम जो है मैक्सिमम जो है लाइफ स्पान को बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 साल पहले डेथ होने वाला है, उसको हम सेकेंडरी स्टेज में ट्रीटमेंट कर दिए तो उसको 10 साल 15 साल और वो अपनी लाइफ जी सकता है। इसके अलावा जो है हमारा हार्मोन थेरेपी समय चल रहा है, हार्मोनल थेरेपी, उसके बाद से हाइपरथर्मिया, इम्यूनोथेरेपी है,
जो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो वैसे हम लोगों को फूड्स लेना चाहिए, चाहे जो भी है, जो हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करे। इम्यूनिटी इंक्रीज रहेगा तो जो भी कैंसर सेल्स है या कोई भी अदर सेल्स है उसको क्या करेंगे कि हमारा सेल जो होता है उसको किल कर देगा। इसके अलावा आपको फोटोडायनेमिक थेरेपी है, जो नया इन्वेंशंस हो रहा है, स्टीम सेल ट्रांसप्लांट हो रहा है, और टारगेट थेरेपी, ये इस प्रकार के जो है चिकित्सा है जिससे कि हम कैंसर को रोकथाम या उसको कहे तो जड़ से निकालने की कोशिश कर सकते हैं, निर्मूलन उसको कर सकते हैं। सर आजकल यही सुना जाता है कि सेकंड स्टेज में भी बहुत ही कम पता चलता है, थर्ड स्टेज में जाते ही डॉक्टर उनको कीमोथेरेपी सजेस्ट करते हैं। तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। कीमोथेरेपी में हम पिल्स वगैरह देते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं, लेकिन जो रेडियोथेरेपी होता है उसमें हम रेडिएशन के थ्रू, एक्सरे, उसमें भी एक्सरे होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, या गामा रे होता है जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक सेल जो होता है, जो कैंसर सेल्स होता है उसको हम क्या करते हैं, किल करते हैं। कीमोथेरेपी में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट मिल रहा है, आपको देखे ही होंगे। जो कीमोथेरेपी जिसका भी होता है कुछ समय के लिए तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतना हो जाता है, तो समझिए कि कीमोथेरेपी ना करा करके, कीमोथेरेपी कराने के बाद से उसका लाइफ थोड़ा और कम हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाता है। पेशेंट कुछ खा नहीं सकता है, कुछ भी खाएगा तुरंत नोजिया वोमिटिंग कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग 3 बार 2 बार TID QID मेडिसिन हम लोग देते हैं एंटी वोमिटिंग का, फिर भी पेशेंट को कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसका हेयर फॉलिंग होने लगता है। ऐसा बहुत से कॉम्प्लिकेशन मिलता है कीमोथेरेपी का। चलो, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड की। जो हमारा विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य है कि लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना, क्या रीजंस हैं इसके, और इसके पीछे आपकी जो डाइट मॉडिफिकेशन आपको करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सर ने बहुत अच्छे से बताई। प्लस इसका ट्रीटमेंट, जैसे सर ने बहुत अच्छा बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें ऐसे ही लाइफस्टाइल हमें जीनी चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए नियमित रूप से। तो ये सारी चीज़ें, तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े रहने के लिए। और सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही जानकारी और लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री बापू सिंह जय सिंह PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हर एक नए दिन पे अलग अलग डेज यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाती हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप आइए हमारे कॉलेज में, जो कि बगार रोड पे है, फर्रुखाबाद में है। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। नमस्कार।